Hello friends, welcome to S Kumar's classroom and I hope that your preparation is going on full swing. So आज हम लेके आए हैं आपके लिए दो नए इनिशिएटिव्स. ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे जो जनरल स्टडीज़ है उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स. अब हम साथ में पॉलिटिकल साइंस का जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट कवरेज और पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वो हम करेंगे और दोनों एक साथ करेंगे. हमें आशा है कि ये जो नया इनिशिएटिव है ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दिल्ली में जा के महंगी कोचिंग नहीं ले सकते हैं. और जो भी स्टैटिक पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का उसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारा ये जो इनिशिएटिव है ये कंप्लीटली कवर करेगा जो भी रिक्वायरमेंट है सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए. सो विदाउट मच डिले लेट अस स्टार्ट. दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 1 है उसके अंदर पार्ट ए जो है वो है जो आप सिलेबस देख पा रहे हैं. जस्ट अ सेकेंड. सो इसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ स्टेट, जस्टिस, इक्वलिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, हेजिमनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. अब वैसे तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो 10वें नंबर पे है, बट पेपर 1A जो है उसके अंदर अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक आप बोल सकते हो तो वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. भले ही आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ें, भले ही आप थ्योरी ऑफ द स्टेट पढ़ें, भले ही आप जस्टिस पढ़ें, इक्वालिटी पढ़ें, राइट्स पढ़ें, डेमोक्रेसी पढ़ें, सारे टॉपिक्स के अंदर आपके जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वो क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम जो स्कॉलर्स को पढ़ेंगे वो सारे के सारे स्कॉलर्स कहाँ यूज़ में आएंगे? इन सब थ्योरीज में और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो. तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. इसलिए आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ओवरव्यू ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं जस्ट आपको दो चीज़ें बोलना चाहूँगा कि एक तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको एनालाइज ज़रूर कर लें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं. सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का अगर हम देखें 2020 में 5 क्वेश्चन, 19 में 3, 18 में 3, 17 में 3, 16 4, 5 4, तो ऑन एन एवरेज 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं. बट ये 4-5 क्वेश्चन तो डायरेक्टली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से हैं. उसके अलावा बाकी के टॉपिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है. तो इसलिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पेपर 1 पार्ट ए के अंदर. सभी इंपॉर्टेंट है बट येस इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी कैन से. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जस्ट लास्ट एडवाइस बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर कि यूपीएससी इन जनरल and political science optional in particular, and I think this is true for all the optionals as well. 3 चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए. पहली चीज़ है सिलेबस. पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखा दिया. और हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे हम इसी के बेसिस पे करेंगे. सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और की पॉइंट्स, की वर्ड्स जो है स्कॉलर क्या की वर्ड्स यूज़ में ले रहे हैं और मेन स्कॉलर्स. सो वो कीवर्ड्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं पॉलिटिकल साइंस में. स्पेसिफिकली जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए हम साथ साथ के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उससे आइडिया लगता है कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगी. जब तक हमारे पास ये 3 चीज़ें नहीं हैं हमारे दिमाग के अंदर, है ना, टेबल के ऊपर सबके पास होती हैं तीनों चीज़ें, बट हमारे माइंड में जब तक फीड नहीं है ये तीनों चीज़ें तब तक हम उसी तरीके से हैं जैसे जहाज चल रहा है बट उसके पास कंपास नहीं है. विदाउट एनी कंपास द शिप इज गोइंग. तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस भी पढ़ेंगे क्योंकि सोक्रेटिस सिलेबस में मेंशन नहीं है बट ही इज ए की स्कॉलर. उससे आपको पता लगेगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ओरिजिन का. Then we will study Machiavelli, Hobbes, John Locke, and J.S. Mill, Karl Marx, Gramsci, and Hannah Arendt. So स्टार्ट करने से पहले मेंस 2020 का 4th क्वेश्चन है 4A.
लेट अस सी द क्वेश्चन आस्क कि ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम एंशिएंट टू कॉन्टेम्पररी पीरियड। अब इसके अंदर इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया, ब्रीफ ओवरव्यू पूछ लिया, और वही ब्रीफ ओवरव्यू हम आज स्टडी करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आज लिखेंगे, बट आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उनके बेसिस पे इस क्वेश्चन को इजीली आंसर किया जा सकता है। 2020 का 4A क्वेश्चन है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट। तो पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और उस सोसाइटी में जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो लोग उनके बारे में चर्निंग करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। अब अलग अलग समय काल और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग इसीलिए थ्योरीज होती हैं। जैसा आप बोल सकते हैं कि भाई आज इंडिया के अंदर पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, उसको इकोनॉमिक्स से रिलेट करके, जैसे अपन जनरली बोलते हैं अमर्त्य सेन की थ्योरी पढ़ते हैं हम आजकल, है ना, उन्होंने पॉवर्टी को देखा, उन्होंने फिर कैपेबिलिटी अप्रोच दे दिया। उसी तरीके से किसी भी सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर कोई आदमी उसको अच्छे से एनालाइज करके उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे सके लोगों को, तो वही एक थॉट होता है पॉलिटिकल थॉट। उसको मतलब पॉलिटिकल थॉट इज ए पॉलिटिकल थॉट जो है दैट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर टाइम, थिंकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम। एक्चुअली जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हम एक चीज़ देखेंगे कि कोई भी थिंकर हम पढ़ें, उस थिंकर का जो गोल होता है वो पहले से क्लियर होता है कि ये मेरे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं और मेरा गोल है एक इस तरीके की सोसाइटी बनाना। अब ये दोनों चीज़ उस थिंकर के दिमाग में पहले से फिक्स होंगी। उन दोनों अपने ऑब्जेक्टिव और गोल को लेके वो जो थिंकर है थ्योरीज देगा, थ्योरीज को बिल्ड करेगा। इन थ्योरीज को किसी को लेके सेंटिमेंटल नहीं होना है कि भाई ये ऐसा क्यों बोल रहा है, वो वैसा क्यों बोल रहा है। इसमें कुछ सच या गलत नहीं है। पॉलिटिक्स में कुछ सही या गलत नहीं होता है। पॉलिटिक्स का मतलब ही ये होता है अपना स्वार्थ को सिद्ध करना। तो ये जो थिंकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका स्वार्थ क्या है? उनका स्वार्थ है एक आइडियल सोसाइटी बनाना, जैसे किसी का स्वार्थ है कैपिटलिज्म को ख़त्म करना। सबके अलग अलग स्वार्थ हैं, सबके अलग अलग गोल हैं। अब वो जस्ट किसी भी तरीके से उस गोल को अचीव करने के लिए थ्योरीज देते हैं। सो विद दैट बैकग्राउंड, रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, एटलीस्ट इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, दैट एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज एज और चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। इस स्टेटमेंट को रट लेना, इस स्टेटमेंट को याद रखना हमेशा, कि कोई भी थिंकर होता है वो क्या होता है, अपने समय का बच्चा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो थिंकिंग है वो किसके बेसिस पे प्रभावित होती है? उसकी जो थिंकिंग होती है हमेशा वो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको लेके ही प्रभावित होती है। इसीलिए किसी भी थिंकर को हम पढ़ें तो आप एक चीज़ को बिल्कुल मत भूलना कि वो थिंकर जो बात कह रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कह रहा है। अगर आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे ना तो आपके लिए थिंकर्स बहुत ईजी हो जाएंगे। अदरवाइज लास्ट में क्या होगा, 10 थिंकर्स होंगे और आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे यार 10 थिंकर हैं, एक थिंकर इतनी इतनी बातें कर रहा है, इसको कैसे रटें। और अगर आप रटने लग गए तो सारा होच पोच और खिचड़ी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये याद रखेंगे कि भाई वो थिंकर था, वो उस वक्त के सोसाइटी की सिचुएशन क्या थी, तो आप हर थिंकर को बहुत आराम से याद रख पाएंगे। और हम देखेंगे भी आज के लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से ये चीज़ें एक थिंकर के थॉट को प्रभावित करती हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है जो दोस्तों, उसका ओरिजिन हुआ था अराउंड 600 BCE, बिफोर क्राइस्ट। कहाँ पे? जो ग्रीस है, एंशिएंट ग्रीस जो है, एथेंस, इनका आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, उनका ओरिजिन हुआ था। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है, जस्ट ए सेकेंड, उनका जो गोल था, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई पर्पस जो है वो क्लियर होता है किसी भी थॉट का। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, या फिर स्पेसिफिकली हम बोलें क्लासिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। क्लासिकल का मतलब है एंशिएंट,
तो एंशियंट जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उनका पर्पस क्या है? ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटीज बेस्ड ऑन एथिक्स एंड लीडिंग ए गुड लाइफ। ये दो चीज़ें गोल है उनका, ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिक्स एंड लीडिंग ए गुड लाइफ। अब इस गोल को लेके वो अपनी थ्योरीज देंगे। सो लेट अस फर्स्ट मूव टू सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस इज कॉल्ड फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट उसके बाद भी इनको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हमें पता लगेगा कि जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। सो सॉक्रेटिस जो है, उनके जो थॉट है उसके अंदर सबसे एक हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, आइडियलिज्म। ही इज़ एन आइडियलिस्ट। हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई वो बंदा बहुत आइडियलिस्ट है, मतलब वो जो बोल देता है वो चीज़ करके रहता है। प्रिंसिपल्स, मोरल्स, एथिक्स, तो ये सब चीज़ें आइडियलिस्टिक होती हैं। आइडियलिस्ट आदमी जो होता है वो चलता है टाइप एटीट्यूड नहीं चलता है ना। आइडियलिस्ट ये नहीं बोलता भाई ठीक है यार ईमानदार रहना चाहिए बट कहीं कहीं करप्शन करना पड़ता है। नो, ही इज़ नॉट एन आइडियलिस्ट, ही इज़ कॉल्ड प्रैग्मेटिक पर्सन। तो आइडियलिस्ट जो है उसका मतलब जो सिद्धांत है और वो है, दैट्स इट, वो उसके लिए अपनी जान भी दे देगा। ठीक है, तो सोक्रेटिस जो है उनके थॉट में हम आइडियलिज्म देखेंगे। आइडियलिज्म का मतलब होता है, वो कहते हैं आइडिया इज रियल। मतलब एक जो आपके मन के अंदर आपने एक आइडिया बना लिया है, एक हायर आइडियल जो है, वो कहते हैं वो सत्य है। जो आपको रियलिटी दिख रही है आपके आसपास वो ट्रूथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बदल रही है। इसीलिए सोक्रेटिस कहता है कि भाई जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि करप्शन फ्री सोसाइटी, तो ये क्या रियल में कोई भी सोसाइटी करप्शन फ्री है इस दुनिया के अंदर? कहीं भी आप जाओ आपको नहीं मिलेगा ऐसा। तो ये एक आइडियल है। सोक्रेटिस हमेशा इस तरीके की बातें करेगा, रियलिटी में भले ही कुछ भी हो। सोक्रेटिस का कहना है कि भी जो एथिक्स होती है दैट इज इक्वल टू जस्टिस। मतलब कि अगर कोई बंदा ये बोले कि भाई वो एथिकल है ना, मॉरल्स और एथिक्स जो है उसका सिंपल सा क्या मतलब है कि वो जस्ट होना चाहिए। मतलब वो हर जगह पे जस्टिस करे, भले ही वो अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस हो, अपनी फैमिली हो, सोसाइटी हो, कहीं भी हो। अगर कोई आदमी हमेशा जस्टिस करता है तो उसको क्या कहा जाता है? एथिकल कहा जाता है। और वो जो वैल्यू है उसको एथिक्स कहा जाता है सोक्रेटिस के अनुसार। सोक्रेटिस कहता है कि भाई जो गोल है, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, उसको जानना ही मनुष्य के जीवन का गोल होना चाहिए। वो कहता है कि अगर कोई आदमी इस चीज़ ये उसके अंदर क्वेश्चन नहीं उठता है कि भाई मेरे जीवन का मकसद क्या है या एक सुखी ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है, तो सोक्रेटिस कहता है उसकी ज़िंदगी तो वेस्ट है। तो फिर जो गोल है सोक्रेटिस कहता है वो है पीस, हार्मनी एंड गुड लाइफ। जैसा हमने पहले भी देखा था, तो ये उनका गोल है और ये उनकी थ्योरी का भी गोल है कि कैसे पीस, हार्मनी और गुड लाइफ है वो क्रिएट किए जाए। मैंने मैक्सिमम कीवर्ड्स ही इंक्लूड किए अपने नोट्स के अंदर, और वो नोट्स हम बाद में अपलोड भी कर देंगे नीचे, जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इनको आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, और कीवर्ड्स का आंसर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। थ्योरी को उतना स्पेस नहीं मिलता, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो कीवर्ड्स, की स्कॉलर्स, इन चीज़ों का पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ है। सो लेट अस सी नाउ। अब सोक्रेटिस का गोल है पीस, हार्मनी एंड गुड लाइफ। इसके लिए सोक्रेटिस क्या करता है? फर्स्ट थ्योरी देता है, द थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज में सोक्रेटिस कहता है कि भाई दो तरीके के नॉलेज होते हैं, एक तो होता है ट्रू नॉलेज और दूसरा होता है रिटोरिक। ट्रू नॉलेज का मतलब वो कहता है वो नॉलेज जो कभी बदलता नहीं है, इट नेवर चेंजेस। और रिटोरिक का मतलब होता है इट चेंजेस एंड दैट्स व्हाई इट इज इल्यूजन। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? पॉलिटिशियंस, कि जो किसी टाइम के अंदर कुछ कहते हैं, ऑपोजिशन में होते हैं तो कुछ और कहते हैं, और जब पावर में आ जाते हैं तो वो खुद ही अपना बात से पलट जाते हैं। तो इसको रिटोरिक कहा जाता है। और रिटोरिक को सोक्रेटिस ने कहा ये इल्यूजन है, जो आदमी अपनी बात से बदलता है ना, वो सब इल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, मान लिया कि भाई ट्रू नॉलेज है वो कभी बदलता नहीं है, तो अब तरीका क्या है ट्रू नॉलेज तक पहुंचने का? सोक्रेटिस कहता है कि मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स जो है वो ट्रू नॉलेज तक पहुंचने का तरीका है। डायलेक्टिक्स क्या होता है? डायलेक्टिक्स मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि भाई शुड ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट वॉच मूवी? अब इसके अंदर अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। कोई बोलेगा यस,
क्योंकि मूवी जो होता है उससे हमारा माइंड है वो रिफ्रेश होता है, देखनी चाहिए। फिर दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो आ सकता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है कि भाई एक मूवी देखी और छोड़ दी, उसका मन करता है फिर बार बार मैं और देखूं वेब सीरीज़ के साथ, है ना, कि पूरी वेब सीरीज़ कंप्लीट करके छोड़ूं, वो माइंड रिफ्रेश होता ही नहीं है, माइंड जो है हाइबरनेट हो जाता है। ये दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो इस तरीके से जो टू एंड फ्रो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पे सोक्रेटिस कहता है धीरे धीरे क्या होता है, ट्रूथ एमर्ज होता है और ट्रू नॉलेज एमर्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई आपने ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस क्यों चूज़ किया। अब हो सकता है कुछ बहुत कम लोग ऐसे हों जिनका माइंड पहले से क्लियर हो मुझे यही ऑप्शनल लेना है, बट मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम होता है कि बंदा जो होता है वो 5-7 ऑप्शनल उसके दिमाग में होते हैं कि भाई ठीक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। अब वो उसके अंदर डिसाइड करना होता है उसको, तो वो कैसे डिसाइड करेगा, वो उसके प्लस और माइनस देखेगा, भाई इसके अंदर ये अच्छा है, इसके अंदर ये बुरा है, इसकी कोचिंग अवेलेबल है, इसकी कोचिंग अवेलेबल नहीं है, इसका ये स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग नहीं है, ये ईजी है, ये टफ है। इस तरीके से हर पर्सन के अपने सब्जेक्टिव क्या होंगे, वो क्रिटिकल एनालिसिस करेगा और उसके बेसिस पे वो एक सब्जेक्ट को चूज कर लेगा। और जो सब्जेक्ट को चूज करना है वो क्या हो गया, ट्रू नॉलेज हो गया उसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसने क्रिटिकल थिंकिंग की और क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे जो एमर्ज हुआ वो ही ट्रू नॉलेज है। आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब ये जो सोक्रेटिस की जो थ्योरी है वो किस तरीके से दी गई है, वो दी गई है सोक्रेटिस वर्सेस सोफिस्ट जो लोग होते हैं उनके डायलॉग्स के अंदर, डायलेक्टिक्स के अंदर, कि भाई जो सोक्रेटिस है वो एक आर्ग्यूमेंट देगा, सोफिस्ट बोलेगा कि नहीं ये दुनिया ईमानदार नहीं है तो कुछ बेईमानी करनी चाहिए। वो रियलिस्ट हैं, सोफिस्ट जो लोग हैं वो रियलिस्ट लोग हैं, प्रैग्मेटिक लोग हैं, इंडिविजुअलिस्ट लोग हैं। सोक्रेटिस कहेगा कि नहीं, इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, सोसाइटी जो है वो लार्ज है, सोसाइटी के वेलफेयर पे फोकस होना चाहिए, सोक्रेटिस बोलेगा। लेकिन जो सोफिस्ट हैं वो बोलेंगे कि नहीं, ये सब आइडियल बातें हैं, हर इंसान जो है वो स्वार्थी होता है, इसलिए इंडिविजुअलिस्ट ही उसका नेचर होता है। सो इस तरीके से डायलेक्टिक्स चलती है, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट चलते हैं और उसके बेसिस पे सोक्रेटिस अपनी थ्योरीज और अपने आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड करता है। एंड देन सोक्रेटिस सेज कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग जो है, क्रिटिकल थिंकिंग से क्या होता है, नॉलेज आता है आपके पास। जो नॉलेज है वही, उसी को सोक्रेटिस क्या करता है, वही वर्च्यू है। नॉलेज इज वर्च्यू। जो आपके पास नॉलेज है वही आपका रियल एसेट है, वर्च्यू है आपका, आपका गुण है। और यही जो वर्च्यू है उससे क्या डेवलप होता है, एक्सीलेंस। उसी से एक्सीलेंस डेवलप होता है किसी भी चीज़ के अंदर। और इवन अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई पहले पॉलिटिकल साइंस को आपने पढ़ा, फिर बार बार आपने प्रैक्टिस किया इसको, तो जो वर्च्यू है वो आपका क्या बन गया, एक्सीलेंस बन गया। अब आप इवन इजीली टीच भी कर सकते हो। देन सोक्रेटिस सेज दैट, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सोक्रेटिस सेज दैट प्राइमेसी टू स्टेट ओवर इंडिविजुअल, कि भाई स्टेट जो है उसको ज़्यादा पावर नहीं होनी, सॉरी इंडिविजुअल जो है उसकी कोई ज़्यादा पावर्स नहीं है, स्टेट है उसका वेलफेयर सुप्रीम है। अब ये एक आइडियल सिचुएशन है कि भाई इंडिविजुअल पे फोकस करना तो स्वार्थी हो गया ना, मैं बोलूँ कि यार मेरी वजह से ये होना चाहिए, मेरे लिए ये होना चाहिए, मेरे लिए वो होना चाहिए। सोक्रेटिस कहता है नहीं, नॉट राइट्स बट ड्यूटीज। तो सोक्रेटिस जो होता है वो किस पे फोकस करता है, ड्यूटीज पे। और जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या देता है, प्राइमेसी देता है। और इसका सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल कौन है, खुद सोक्रेटिस। सोक्रेटिस की जब उस वक्त का जो सिटी स्टेट हुआ करता था उनके रूलर्स के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, उनको सोक्रेटिस के आइडियाज रेडिकल और कॉन्फ्लिक्टिंग लगते थे। तो सोक्रेटिस को क्या सजा दी गई, हेमलॉक, हेमलॉक नाम का एक जहर पीने की सजा दी गई। क्योंकि सोक्रेटिस आइडियलिस्ट था, इसलिए सोक्रेटिस ने क्या किया, वो चाहता तो उसके डिसाइपल्स ने बोला वो अवॉइड कर सकता था, भाग सकता था, बट नहीं, सोक्रेटिस ने कहा, उसका आइडियल था कि भाई इंडिविजुअल नहीं स्टेट सुप्रीम होना चाहिए, तो उसने उस हेमलॉक को पिया और सोक्रेटिस मर भी गया। तो ये होता है आइडियलिज्म। किसी बंदे ने अपनी जान दे दी, कोई मर गया लेकिन अपने आइडियल्स के साथ उसने समझौता नहीं किया। दिस इज कॉल्ड आइडियलिज्म। आई होप दैट आइडियलिज्म इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, सो कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो सोक्रेटिस इज क्लियर, आई होप। Then let us move to Plato. Plato was the disciple of Socrates. As it is said, like father, like son. So like teacher, like student. So Plato जो है उनके अंदर भी हमें किसका स्ट्रिक मिलेगा, आइडियलिज्म का स्ट्रिक मिलेगा। प्लेटो के अंदर भी आइडियलिस्टिक बातें करेंगे प्लेटो। So जैसा मैंने कहा था कि किसी थिंकर को जानना है
उससे पहले उसका टाइम जानते हैं, टाइम जानना जरूरी है। सो प्लेटो का बैकग्राउंड क्या था, प्लेटो ने जो भी थ्योरी दी किस बैकग्राउंड के अंदर दी। आप में से कई लोगों ने 300 मूवी देखी होगी, तो ये जो मूवी है इसके अंदर जो वॉर होता है एथेंस के जो लोग, एथेनियंस और स्पार्टा, सो एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो वॉर होता है वही प्लेटो का बैकग्राउंड है थ्योरी देने का। एथेंस और स्पार्टा दो स्टेट हैं, वो आपस में लड़ रहे होते हैं। इनको ये जो वॉर है काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, इसको पेलोपनेशियंस वॉर भी कहा जाता है। और उसी के बैकग्राउंड में ये 300 मूवी बनी थी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ एग्जाम पूरी होने के बाद ही देखना, पहले मत देखना, ठीक है। इस मूवी को देखने से प्लेटो की थ्योरी समझ में नहीं आने वाली है। ये मैंने जस्ट इस बैकग्राउंड के लिए डाली है कि भाई ये प्लेटो का बैकग्राउंड था, हिस्ट्री थी उसकी कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी थ्योरी दे रहा है। सो एथेंस जो है, जो प्लेटो का जो सिटी स्टेट है, वो स्पार्टा से हार जाता है। अब जब स्पार्टा से हार जाता है एथेंस, तो प्लेटो को बहुत शौक लगता है। प्लेटो को जो अपनी सिचुएशन होती है सिटी स्टेट की, उसको देख के बहुत दुख होता है। तो वो एक जो क्लासिक बुक है प्लेटो की, वो लिखी जाती है रिपब्लिक। प्लेटो रिपब्लिक लिखता है, और रिपब्लिक जो बुक है उसका गोल क्या होता है, टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। सो ये हमेशा ही आपको याद रखना है हर थिंकर में, हर थिंकर का टाइम क्या था, उसका गोल क्या था। तो वो थिंकर बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, आप देखना आराम से समझ में आ जाएगा आपको। सो ठीक है, अब ये प्लेटो का टाइम था और ये प्लेटो का गोल था। तो इस गोल को पूरा करने के लिए प्लेटो क्या क्या थ्योरीज देता है, लेट अस सी। फर्स्ट थ्योरी, पहली थ्योरी जो प्लेटो देता है वो देता है थ्योरी ऑफ आइडियाज। ये जो थ्योरी है ये लार्जली क्या है, सोक्रेटिस जो है उन्हीं के द्वारा इन्फ्लुएंस है। थ्योरी ऑफ नॉलेज जो सोक्रेटिस ने दी थी, नॉलेज इज वर्चू, उसी थ्योरी से इन्फ्लुएंस है। सोक्रेटिस ने कहा था आइडिया इज रियल। तो जो प्लेटो है वो कहता है एलिगोरी ऑफ केव देता है प्लेटो। एलिगोरी ऑफ केव का मतलब है कि मान लो एक ये कोई गुफा है, केव है, उसके अंदर कुछ आदमी है। अब ये जो पर्सन्स हैं इनके हाथ पांव बांधे हुए हैं और उनकी आंख पे पट्टी रखी हुई है। तो अब क्या ये आदमी जो बाहर सनलाइट है उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना यार, कैसे देखेंगे? उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, आंख पे पट्टी है, गुफा के अंदर बंद है, तो कैसे आके बाहर सूरज को देख सकते हैं? तो इनको अगर सूरज देखना है, सूरज का मतलब यहाँ पे ज्ञान है, नॉलेज। सो उस नॉलेज को अगर उनको देखना है तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए एक्सटर्नल हेल्प। क्या चाहिए उनको? बाहर से एक मदद की जरूरत है। कोई बाहर से आदमी आए, उनके हाथ पांव है वो खोले और उनकी आंखों से पट्टी हटाए, तो जाके वो ट्रू नॉलेज देख सकते हैं। प्लेटो जो होता है वो उसी आदमी का पोजीशन लेता है कि मेरे जो एथेंस के लोग हैं उनके हाथ पांव बंधे हैं और आंख पे पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए तो वो हार गए। तो इसलिए क्या करता है प्लेटो? कहता है कि मैं नॉलेज वाला आदमी हूँ, मैं आऊँगा, तुम्हारे हाथ पांव खोलूँगा और तुम्हारी आंखों से पट्टी हटाऊँगा ताकि तुम सच को देख सको। सो प्लेटो इसमें देता है थ्योरी ऑफ आइडिया। प्लेटो कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड जो है वो चेंजिंग है, इसलिए इल्यूजन है। वही सोक्रेटिस भी बोल रहा था कि जो चीज़ बदल रही है वो ट्रू नॉलेज नहीं है, वो रिटोरिक है। और इसी तरीके से जो प्लेटो है वो इल्यूजन कहता है इसको, और प्लेटो कहता है आइडिया इज रियल। यही उनकी थ्योरी ऑफ आइडिया है कि भाई ये जो आइडियल्स हैं, कंप्लीटली करप्शन फ्री सोसाइटी, ये एक आइडियल है। तो यस, प्लेटो से कि ये जो आइडिया है ये रियल है। नाउ जो ये जो रिपब्लिक बुक होती है इसमें सेम इन्फ्लुएंस होता है जो सोक्रेटिस भी कहता है, जस्टिस। जस्टिस एक कॉमन थीम है सोक्रेटिस में, प्लेटो में और अरिस्टोटल में। तीनों ही थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं। इनका कॉन्सेप्ट जो है जस्टिस का वो थोड़ा सा अलग है। बाकी जस्टिस पे सभी बोलते हैं कि भाई जस्टिस होना चाहिए, बट जस्टिस है क्या उसको लेके इनके अंदर मतभेद जरूर है। सो प्लेटो कहता है थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर, एक्चुअली ये जो जस्टिस है ये उसकी रिपब्लिक बुक का सबसे प्रोमिनेंट आइडिया है, क्योंकि रिपब्लिक का जो सब टाइटल है बुक का हेडिंग, उसका भी नाम क्या है? कंसर्निंग जस्टिस। रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस। प्लेटो कहता है कि जस्टिस इज द सुप्रीम वर्च्यू। जो भी गुण है उन सभी गुणों के अंदर सबसे अच्छा गुण क्या है? जस्टिस। और क्यों है ये?
क्योंकि जस्टिस क्या इंश्योर करता है? पीस, हार्मनी एंड एक्सीलेंस। एकदम सोक्रेटिस जैसा ही लग रहा है ना, उसी से इन्फ्लुएंस है ये। और ये जो पीस, हार्मनी और एक्सीलेंस है वो किस में रिजल्ट करता है? सेटिस्फेक्शन ऑफ सोल। प्लेटो कहता है कि सोल का सेटिस्फेक्शन तभी हो सकता है जब ये हो। और प्लेटो कहता है कि जस्टिस जो है वो सभी के इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ऑफ ऑल। इवन जो हायर स्टेटस के जो लोग हैं, इवन मान लो पॉलिटिकल पावर है जिनके पास, जस्टिस उनके भी फायदे में है। क्यों है? क्योंकि अगर वो इनजस्टिस करेंगे तो लोग क्या कर देंगे? बगावत कर देंगे। 1857 जितने भी रिवोल्ट हुए इंडिया में, खूब हमने पढ़े मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। सो ये है प्लेटो का जस्टिस का आइडिया। अब प्लेटो कहता है कि भाई जस्टिस जो है वो दो लेवल के ऊपर सिक्योर होना चाहिए, एक तो इंडिविजुअल लेवल पे और एक स्टेट के लेवल पे। अब इंडिविजुअल लेवल पे जो जस्टिस है वो किस तरीके से सिक्योर हो सकता है? कि हर पर्सन जो है वो अपनी पर्सनल डीलिंग्स में जस्ट रहे, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करे। और प्लेटो कहता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति इस तरीके से जस्ट रहेगा, जस्टिस करेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पीस। प्लेटो के जो तीन थे ना गोल, पीस, हार्मनी एंड एक्सीलेंस। तो पहला गोल कब पूरा हो सकता है? पहला गोल तब पूरा होगा जब इंडिविजुअल जो है वो क्या रहे? शांत। और वो कब रह सकता है? जब वो जस्टिस करेगा। ये प्लेटो का कहना है। प्लेटो कहता है कि भाई जो दूसरा लेवल है जस्टिस का वो है स्टेट। ये एक फेमस स्टेटमेंट है कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। मतलब स्टेट क्या है? कोई बाहर से आई हुई एंटिटी थोड़ी है। एक एक आदमी जब पूरे स्टेट में मिल जाता है, जैसे मैं हूँ, आप हो, आप सब लोग जो सुन रहे हो, सारे लोग जो मिल जाएंगे वही तो मिलके स्टेट को बना रहे हैं। तो प्लेटो कहता है स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। मतलब इंडिविजुअल जो हैं वही अगर कंबाइन एक साथ कर दिए जाए तो वही तो स्टेट है ना। और स्टेट जो है वो इंडिविजुअल्स का ही एक मतलब ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है जो उनका जो बड़ी, एक हिसाब से बोल सकते हो, एक छोटी छोटी एक जैसी यूनिट को बना के ही बड़ी, जैसे कंट्री है तो कंट्री क्या है? एक इंडिविजुअल रिट लार्ज है, वही तो कंट्री है। कंट्री क्या है? सारे इंडिविजुअल्स को एक साथ आपने ले आए, आप उसी को आपने कंट्री बोल दिया, तो वही स्टेट है। अब प्लेटो कहता है कि भाई स्टेट के लेवल पे जो जस्टिस है, इंडिविजुअल के लेवल पे जो जस्टिस है उससे पीस आती है। स्टेट लेवल पे अगर जस्टिस होगा उससे क्या आएगी? हार्मनी आएगी। हार्मनी कैसे आएगी? क्योंकि स्टेट अगर सब लोगों के साथ जस्टिस कर रहा है, न्याय कर रहा है, तो क्या होगा? सोसाइटी के अंदर लड़ाई दंगे नहीं होंगे ना। कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है दैट विल नॉट फील साइडलाइन। किसी को भी ये नहीं लगेगा भाई हमें छोड़ दिया, हमारे साथ अन्याय कर दिया। तो सोसाइटी के अंदर क्या रहेगी? हार्मनी रहेगी। अब ये जो हार्मनी है, प्लेटो कहता है इससे क्या आता है? एक्सीलेंस। क्यों आता है इससे एक्सीलेंस? क्यों? क्योंकि नॉन इंटरफेरेंस इन द अनदर्स वर्क। अगर मैं एकदम खुश हूं अपने काम से, स्टेट ने मेरे साथ जस्टिस किया, मेरे साथ न्याय किया कि भाई तुम्हारी औकात है, तुम पढ़ाओ, और मैं अपने काम से खुश हूं, तो मैं क्यों किसी दूसरे के टांग में, दूसरों के काम में टांग अड़ाऊंगा? और इसलिए प्लेटो कहता है अगर मैं दूसरों के अंदर इंटरफेयर नहीं करूंगा, अपने काम पे फोकस करूंगा, तो क्या आएगा? एक्सीलेंस आएगा मेरे काम के अंदर, है ना। ये बाबा रणछोड़ दास को सब जानते होंगे, 3 इडियट्स तो सभी ने देखी होगी। तो उसके अंदर एक फेमस डायलॉग है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। एक्चुअली प्लेटो का जो थॉट है वो इसी से मिलता जुलता है। वो एक्सीलेंस पे फोकस करता है, अपने काम के अंदर परफेक्शन लाना है आपको, ये प्लेटो को कहना है। और काम के अंदर परफेक्शन, इससे क्या आएगा? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। कि भाई बंदा जो है वो एक्सपर्ट हो जाएगा उस चीज़ के अंदर, भले ही वो शू पॉलिश करता हो, लेकिन अगर उसको उसके अंदर अच्छा लग रहा है, वो उसके अंदर अगर एंगेज हो पा रहा है, तो एक्सपर्ट हो जाएगा। जैसे बार्बर भी अगर है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि भाई ये नाई का काम जो है, बार्बर का काम जो है वो तुच्छ काम है। अगर तुच्छ काम है तो फिर आप करके दिखाओ। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप काट के दिखाओ बाल, नहीं काट सकते ना। तो हर आर्ट है, प्लेटो का कहना है कि कोई भी आर्ट जो है वो इन्फीरियर नहीं है, कोई भी काम बुरा नहीं है। बस उस पर्सन का उस काम को करने के अंदर क्या होना चाहिए? एक्सीलेंस होना चाहिए। उसी से फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आएगा। कोई भी काम क्या नहीं है? छोटा या बड़ा नहीं है, हर काम अपना उसका इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए प्लेटो इस चीज़ पे फोकस करता है। अब प्लेटो कहता है कि चलो ठीक है, अब अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आएंगे। इसके बेसिस पे प्लेटो लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, 3 काइंड्स ऑफ मैन। प्लेटो कहता है भाई 3 तरीके के लोग होते हैं। कौन से 3 तरीके के होते हैं?
प्लेटो का पहला जो कैटेगराइजेशन है वो है मैन ऑफ गोल्ड, दूसरा है मैन ऑफ सिल्वर एंड तीसरा है मैन ऑफ कॉपर। प्लेटो कहता है जो मैन ऑफ गोल्ड है उसके अंदर क्या होता है, रीजन होता है, रीजन। मैन ऑफ सिल्वर में क्या होता है, करेज। रीजन वाला जैसे फिलोसोफर्स बोल दो, या आप लोग तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज के, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी मैन ऑफ गोल्ड एज पर प्लेटो, क्योंकि जिसके पास रीजन होगा उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। सो यू ऑल आर सपोज टू बी मैन ऑफ गोल्ड एज पर प्लेटोज थ्योरी। और जो दूसरा जो है मैन ऑफ सिल्वर मीन्स जो आर्मी के लोग हैं, करेज। और तीसरे जो है मैन ऑफ कॉपर, कॉपर मीन्स मैन ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स ठीक है, उसको सिंपली खाने पीने से मतलब है, भाई उसको अच्छा खाना मिल जाए, पहनने को मिल जाए, दैट्स इट उसको। और प्लेटो का कहना है कि उसको और चीज़ों से मतलब नहीं होता, वो बाकी चीज़ों में दिमाग नहीं लगा सकता है, ही कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन अदर थिंग्स। और ये जो सिस्टम है ये नियर वर्णा सिस्टम है इंडिया का, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की, भाई फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के बेसिस के ऊपर। सो दिस वॉज प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। नाउ कम्स कि चलो ठीक है, मान लिया 3 तरीके के लोग हैं, और जो उसके थ्रू आप 3 तरीके के लोग हैं उसको आप अलग अलग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन करवाओगे, जिसका जो गुण है उसके हिसाब से उसको एंगेज करोगे, और वो उनके साथ जस्टिस होगा, जस्टिस से हार्मनी आएगी, हार्मनी से पीस और प्रोस्पेरिटी रहेगी सोसाइटी के अंदर। मान लिया ये बात ठीक है। अब भाई साहब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो गोल्ड, कॉपर और सिल्वर के आदमी हैं उनको भाई लाओगे, मतलब पता कैसे लगाओगे, हाउ टू फाइंड दैट वन पर्सन इज ए मैन ऑफ गोल्ड और कॉपर और सिल्वर, है ना। ये लॉजिकल है। इवन थ्योरीज को हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये रैंडम नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, भाई 5-5 थ्योरीज हैं, उनको रटने लग जाते हैं, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो की थ्योरी ऑफ ये, प्लेटो की थ्योरी ऑफ वो, और उसके बाद इस थ्योरी के ये 5 पॉइंट है, इस थ्योरी के ये 10 पॉइंट है। ऐसा नहीं करना है, उसको बहुत लॉजिकली समझना है, स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली समझना है, तो आपको सारी थ्योरी बहुत इजीली याद हो जाएंगी। पहली जो थ्योरी थी प्लेटो ने क्या दिया कि भाई जस्टिस करना है, तो लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई जस्टिस कैसे इंश्योर करोगे, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कैसे दोगे उनको, तो इसलिए प्लेटो ने क्या दी, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। दिस इज लॉजिकल रिजल्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ जस्टिस। लॉजिकल रिजल्ट है, सोच सकते हो आप इसको, तो अब रटने की जरूरत नहीं रहेगी आपको सीधा सा थ्योरी ऑफ जस्टिस को का जो रिजल्ट है उसको पाने के लिए प्लेटो ने क्या किया, थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में प्लेटो ने कहा भाई ये मैं क्वालिटी ऑफ सोल है उसको टेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ, है ना। ये जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर है ये क्या है, क्वालिटी ऑफ सोल है, ठीक है। और इसको टेस्ट करने के लिए क्या बोल रहा है, प्लेटो कह रहा है कि मैं आपको ये थ्योरी दे रहा हूँ। अब नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फीचर्स। सो जो मेन फीचर्स होते हैं इस थ्योरी के, उसको हम बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ जो आपका एजुकेशन है, उसमें प्लेटो कहता है देयर शुड बी फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, और जो एजुकेशन है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए, वरना आपको क्या पता लगेगा मैन ऑफ गोल्ड है कि कॉपर है, अगर कोई एजुकेशन सिस्टम से बाहर ही रह गया तो एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए एक तो, दूसरा स्टेट स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए ताकि सब लोग आ सकें, तीसरा कोई सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये प्लेटो की मतलब एक बहुत खासियत है, बहुत बड़ी खासियत है। इसीलिए प्लेटो को क्या कहा जाता है, प्लेटो को कहा जाता है फर्स्ट फेमिनिस्ट। भाई उतने पुराने ज़माने के अंदर उसने ऐसी बात कर दी कि जो औरत हैं उनको भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्लेटो वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। और जो अगला सिस्टम है प्लेटो का वो है फिल्टरेशन सिस्टम, कि भाई एजुकेशन के लेवल पे हर एक कुछ लेवल के ऊपर फिल्टर होना चाहिए। वहाँ पे आप चेक कर लो किसमें रीज़न है, किसमें एपेटाइट है, किसमें करेज है, और जिसमें अगर मान लो रीज़न नहीं है तो उसको आगे मत भेजो, आगे ही पढ़ाई मत कराओ। कोई मैन ऑफ एपेटाइट है उसको आपने उस लेवल पे क्या कर दो, बाहर कर दो, इजेक्ट कर दो, और उसको उस तरीके से काम में लो। जिसमें करेज और रीज़न है उसको फर्दर ट्रेनिंग दो। फिर बाद में दोबारा फिल्ट्रेशन लगा दो कि भाई जिसमें ठीक है करेज तो है बट बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं है, उसको बाहर कर दो सिस्टम से, और सिर्फ जो रीज़न वाले बंदे हैं उन्हीं को क्या करो, और ज़्यादा ट्रेन करो, और वो जो है वो रूल कर सकते हैं। रीज़न है वो रूल करने के लिए प्री रिक्विसाइट है, ठीक है। बट प्लेटो ने कहा, प्लेटो ने सोचा कि चलो ठीक है इसके थ्रू हम लोगों को फिल्टर कर लेंगे, बट उस चीज़ का क्या गारंटी है कि वो लोग वहाँ पे जाने के बाद करप्ट हो जाएं। मान लो कोई मैन ऑफ रीजन को चूज़ किया
उसको किंग बना दिया, बट वो बाद में करप्ट हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल जो लेबासना है उसमें ट्रेनिंग तो सबकी होती है कि नहीं होती है, बट फिर भी करप्शन क्यों 50 साल से, इतने 50 साल से ज़्यादा हो गए इंडिपेंडेंस के, करप्शन फिर भी क्यों कंटिन्यूस है? सिविल सर्वेंट्स उसको कम्प्लीटली रोक क्यों नहीं सक रहे? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि बेचारे आईएएस हैं वही इसके लिए जिम्मेदार हैं और बाकी सब लोग तो ईमानदार हैं वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट उसके बाद भी आई होप यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल कि ट्रेनिंग इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि कोई आदमी कंप्लीटली ऑनेस्ट होगा, है ना। हम काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, रिसेंटली जेल हुई थी और काफ़ी आईएएस ऑफिसर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑनेस्ट, डेफिनेटली दे आर वर्किंग लाइक वेरी गुड, but at the same time this is training is not the assurance for being an honest person. So that's why Plato says कि चलो ठीक है, मैं इस झंझट को ही खत्म कर देता हूँ। अगर कोई बाद में भी बेईमान होने की संभावना है तो प्लेटो कहता है मैं अगली थ्योरी देता हूँ, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। ये जो मार्क्स की कम्युनिज्म है वैसी नहीं है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्लेटो कहता है कि भाई जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म जो है उसके अंदर मैं क्या दूंगा, दो तरीके की कम्युनिज्म, एक कम्युनिज्म एट द लेवल ऑफ फैमिली, दूसरा कम्युनिज्म एट द लेवल ऑफ प्रॉपर्टी। और प्लेटो ये भी कहता है कि ये जो कम्युनिज्म है थ्योरी, ये सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए है। गार्डियन क्लास क्या है? रूलर्स एंड सोल्जर्स, सबके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार मैन ऑफ एपेटाइट है बेचारा, वो कैसे एपेटाइट को कंट्रोल करेगा, है ना, इसीलिए तो उसको रूलर नहीं बनाया। तो जो रूलर नहीं है तो ठीक है उसको रखने दो प्रॉपर्टी, प्लेटो कह रहा है, बट जो रूलर है वो नहीं रख सकता है। उसमें प्लेटो का आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई जो फैमिली जो है वो ही करप्शन का सबसे बड़ा कारण है। आजकल भी कहते हैं ना भाई जिसके आगे पीछे भी कोई नहीं आदमी के वो कम करप्शन करेगा कम से कम। तो वही प्लेटो का भी कहना था कि मैरिज जो है वो सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए होनी चाहिए। जो मैरी है, प्लेटो वांटेड टू मेक ए आइडियल रेस, कि भाई जो सबसे आइडियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स के जो मैन है और वुमेन है, दे शुड कम टुगेदर, दे शुड कंबाइन ओनली फॉर बिगेटिंग चिल्ड्रन। और जैसे ही चाइल्ड आता है तो वो चाइल्ड क्या हो जाता है? स्टेट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद आदमी फ्री, औरत फ्री, वो बच्चा है उसकी देखभाल कौन करेगा? स्टेट करेगा। वुमेन ऑल्सो गॉट लिबरेशन बाय प्लेटो। प्लेटो कहता है कि अब जब बच्चे को अलग कर दिया, आदमी और औरत अलग हो गए, तो फैमिली खत्म कर दी उसने। और यही प्लेटो ने कहा कम्युनिज्म, कि भाई जो स्टेट है वही फैमिली है और जो किंग है वो क्या है? उसका फादर है। और प्रॉपर्टी जो है उसमें प्लेटो का यही था जिसके आगे पीछे कोई है नहीं तो वो क्यों प्रॉपर्टी रखेगा, है ना। आदमी अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी करता है, करप्शन करता है, उसको पता है यार कोई है ही नहीं तो क्या करेगा वो। सो ये प्लेटो का इसके अंदर लॉजिक था। अब ये लॉजिक कितना सही है कि गलत है वो हम आगे देखेंगे। सक्सेसफुल ये ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि प्लेटो क्या करता है इसके अंदर? बेसिक ह्यूमन इमोशंस को नेग्लेक्ट करता है। अब चलो ठीक है, मान लिया कि भाई ये होनी चाहिए, इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया प्लेटो ने कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भी है ना फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होना चाहिए, ये सब चीज़ें दे दी। उसी तरीके से प्लेटो ने बोल दिया कि भाई ठीक है, आपने पहले लोगों का फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, फिर थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के द्वारा वो क्या किए जाएंगे? ऑनेस्टी इंश्योर करेंगे आप। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से तो कुछ नहीं होता ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोज करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन भी तो होनी चाहिए, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फ़ायदा है। उसी तरीके से प्लेटो कहता है भाई ठीक है मैंने कॉन्स्टिट्यूशन तो दे दिया, अब इसको चलाने वाला कौन है? तो उसको चलाने वाला कौन है उसके लिए प्लेटो देता है लास्ट में थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। दिस इज फाइनल थ्योरी ऑफ प्लेटो वी आर स्टडीइंग। अब प्लेटो कहता है भाई बंदे को आपने इतना ज़्यादा चेक कर लिया, पहले इतना रिग्रेस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू गया, मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ गोल्ड है, आपने देख लिया, उसके बाद में आपने उसकी प्रॉपर्टी भी छीन ली, उसकी फैमिली भी छीन ली, सब कुछ छीन ली। अरे यार बंदे को अब तो पावर दे दो, प्लेटो कहता है। तो प्लेटो क्या देता है फिलोसोफर किंग को? एब्सोल्यूट पावर देता है, नो लिमिट्स। प्लेटो कहता है कि भाई कंप्लीट पावर दे दो अब इसको, क्योंकि ये बंदा अब गलत हो ही नहीं सकता है प्लेटो के अनुसार, वो फिलोसोफर किंग है। क्यों है? क्योंकि वो मैन ऑफ रीजन है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास फैमिली नहीं है। सो दैट्स व्हाट प्लेटोज लाइक थ्योरी इन ब्रीफ वी स्टडीज। नाउ लेट अस मूव टू एरिस्टोटल। अब अरिस्टोटल का क्या टाइम है? एक्चुअली अरिस्टोटल सीज द मिसयूज ऑफ द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ फिलोसोफर किंग। ये कॉन्टेक्स्ट है अरिस्टोटल की थ्योरीज का। अरिस्टोटल देखता है, उसका भी गोल सेम है, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल तीनों का सेम गोल है। क्या गोल है? टू मेक
द सोसाइटी आइडियल, टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ एथेंस, एथिक्स बेस्ड सोसाइटी, पीस, हार्मनी एंड एक्सीलेंस। ये गोल है, तीनों के सेम ही हैं लेकिन अप्रोच अलग है। तीनों लोग जो कॉन्टेम्प्रेरी कंडीशन है उसको देख के ही ये सब अपनी थ्योरीज देते हैं। सो अरिस्टोटल देखता भी प्लेटो ने थ्योरी लिख दी, फिलोसोफर किंग को इतने पावर दे दिए, बट सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है। फिलोसोफर किंग क्या कर रहा है, उतने पावर का गलत यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट है एरिस्टोटल का। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड स्कॉलर, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्यों भाई? जो प्लेटो है उसको और सोक्रेटिस है वो क्या थे? पॉलिटिकल फिलोसॉफी के मास्टर थे। वाई? क्योंकि वो आइडियलिस्ट थे, है ना। वो मानते थे आइडिया जो है वो रियल है, आइडियलिस्ट सिचुएशन रियल है। बट एरिस्टोटल जो है वो क्या है? साइंटिफिक, प्रैक्टिकल एंड दिस वर्ल्डली एंड प्रैग्मेटिक। अरिस्टोटल जो सिचुएशन है आपके सामने उसको नेग्लेक्ट नहीं करता है, प्लेटो और सोक्रेटिस की तरह। एरिस्टोटल कहता है ठीक है, आइडिया इज रियल, मान लिया कि भाई जो आइडियल्स हैं वो ज़रूरी हैं, बट उसके साथ मैटर इज ऑल्सो रियल। मतलब कि भाई जो सिचुएशन है तुम्हारे आसपास उसको तुम नकार नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल फैमिली है, अरिस्टोटल कहता है भाई फैमिली की इंस्टीट्यूशन सालों से चली आ रही है, हजारों सालों से चली आ रही है। अब जो चीज़ 1000 साल से टेस्टेड है, सैकड़ों सालों से जो चीज़ एकदम सही चली आ रही है, अभी भी फैमिली अच्छे से वर्क कर रही है, आप जो उसको तोड़ना चाहते हो, तो अरिस्टोटल कहता है ये गलत बात है। आइडियलिज्म के अंदर आप इतना मत डूब जाओ कि आप प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को अलग कर दो, क्योंकि एक इंसान को इमोशनल सपोर्ट के लिए फैमिली की ज़रूरी होती है, एक इंसान को फिजिकल सपोर्ट के लिए फैमिली की ज़रूरी होती है। तो अरिस्टोटल कहता है फैमिली इज नॉट द सोर्स ऑफ वाइसेस, फैमिली इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्च्यू। तो इस तरीके से अरिस्टोटल वो बैलेंस करता है चीज़ों को कि ठीक है भाई आइडियल्स होने चाहिए, आइडियल स्टेट बनाना है, बट साथ में आप जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको नेग्लेक्ट मत करो, ह्यूमन इमोशंस को नेग्लेक्ट मत करो। एक माँ को एक बच्चे से अलग कर दिया, एक हस्बैंड को वाइफ से अलग कर दिया, थ्योरी में तो कर दिया आपने, बट एक्चुअल में क्या उनके इमोशंस अलग हो पाएंगे एक दूसरे से? ये अरिस्टोटल कहता है कि नहीं हो पाएंगे बिल्कुल भी। सो इसीलिए कहा जाता है कि अरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट एज वेल एज क्रिटिक ऑफ प्लेटो। एक्चुअली अरिस्टोटल का और कोई वर्क है ही नहीं, अरिस्टोटल ने प्लेटो का वर्क है उसी को रिफॉर्म किया। क्रिटिसिज्म उसका गोल नहीं था, उसने देखा भाई प्लेटो ने जो कहा वो चीज़ें एक्ट नहीं हो रही ग्राउंड पे, तो फिर अरिस्टोटल ने उनको रिफॉर्म करके अपनी थ्योरी देने की कोशिश की। अरिस्टोटल कहता है बोथ आइडिया एंड मैटर आर रियल, एंड अरिस्टोटल को कंजर्वेटिव कहा जाता है क्योंकि अरिस्टोटल जो है वो ट्रेडिशंस को सपोर्ट करता है। जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन है वो ट्रेडिशनल है, बट अरिस्टोटल कहता है यस ये इंस्टीट्यूशन बची रहनी चाहिए। विजडम ऑफ एजेस जो है कि भाई सालों साल की जो विजडम चली आ रही है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, अरिस्टोटल ये कह रहा है। सो इसलिए जो एरिस्टोटल है पहली थ्योरी देता है थ्योरी ऑफ स्टेट। थ्योरी ऑफ स्टेट जो है अरिस्टोटल इस बात को मानता है कि भाई मैन जो है वो क्या है? पॉलिटिकल एनिमल है। क्या है? पॉलिटिकल एनिमल। इसका मतलब इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता है ना। एरिस्टोटल इस चीज़ को स्वीकार करता है, और जब वो अकेला नहीं रह सकता है तो उसको किसी अथॉरिटी के अंडर आना पड़ेगा। इसलिए वो बोलता है कि भाई जो स्टेट जो है वो हाईएस्ट है सभी एसोसिएशन में, हाईएस्ट ऑफ ऑल द एसोसिएशन। तो ये उसका जो थॉट है दैट इज सिमिलर टू प्लेटो एंड सोक्रेटिस कि स्टेट इज द हाईएस्ट एसोसिएशन। बट वेयर एरिस्टोटल डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस टू, अरिस्टोटल प्रीफर्स पॉलिटी रेदर देन फिलोसोफर किंग। अरिस्टोटल कहता है भाई प्लेटो ने बहुत ज़्यादा पावर दे दी फिलोसोफर किंग को, इतनी पावर की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अरिस्टोटल एक्सट्रीम्स को बैलेंस करने की, प्रैक्टिकल दुनिया में आने की कोशिश करता है। अरिस्टोटल कहता है हवा में मत उड़ो आइडियाज़ के अंदर, क्या देखो बेस्ट प्रैक्टिकेबल क्या है, प्रैक्टिकल रियलिटी में क्या है। सब जानते हैं कि राजनीति में क्या नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। रियलिटी क्या है? बट जो मोर देन 60-70% हमारे एमपीज हैं वो क्या हैं? करोड़पति हैं। तो ये रियल सिचुएशन है। अब आइडियल क्या होना चाहिए वो अलग बात है। तो अरिस्टोटल कहता है कि भाई जो प्रैक्टिकेबल है वो देखो, गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल। ये अरिस्टोटल का एक आइडियल स्टेटमेंट है कि मीन निकालो चीज़ों का, एक्सट्रीम में मत जाओ दोनों तरफ। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसको मिडिल पाथ निकालो। जैसे हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना,
थ्योरी ऑफ मिडिल पाथ, दोनों ही एक्सट्रीम, जैसे गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने कौन सा पाथ लिया, मिडिल पाथ। सो एरिस्टोटल वहां जो बुद्ध हैं उनके थिंकिंग से मैच करते हैं। देयर शुड बी गोल्डन मीन ऑफ द, गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल, हमेशा चीजों का क्या करो, बैलेंस्ड अप्रोच। एरिस्टोटल अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट में कहते हैं कि भी एक्सेसिव यूनिफिकेशन है वो नहीं होना चाहिए, जो कि कहां पे हुआ था, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग के अंदर। और एरिस्टोटल कहते हैं स्टेट जो है वो एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है। प्लेटो ने कहा था भाई स्टेट है वही क्या है, सुप्रीम एसोसिएशन है, बस एक फिलोसोफर किंग और बाकी सारी जनता जो है वो उसके अंडर, बीच में कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, कंप्लीट मोनार्क बना दिया प्लेटो ने। अरिस्टोटल ने कहा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, उनको मिला के स्टेट बनता है। तो स्टेट जो है वो एक एसोसिएशन है डिफरेंट एसोसिएशन की। फॉर एग्जांपल इंडियन स्टेट जो है वो जुडिशरी जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है ना, ये तीन फंक्शन हो गए ना ऑर्गन। सॉरी, आई विल बी बैक इन जस्ट 1 minute. पॉलिटिकल साइंस काफ़ी स्कोरिंग है वैसे सब्जेक्ट तो, बट पिछले 1-2 साल से थोड़े मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं, बट एनीवेज ये सब चलता रहता है। सो वेयर वी वर, हम थे एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर, कि भाई जो एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है स्टेट, स्टेट जो है मतलब कोई एक आदमी को सुप्रीम मत बनाओ, है ना। प्लेटो, अरिस्टोटल कहता है कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन डिफर्स फ्रॉम द मास्टर। प्लेटो ने क्या बनाया, फिलोसोफर किंग को मास्टर बनाया, बट एरिस्टोटल क्या कहता है, नहीं मास्टर नहीं है यार, स्टेट्समैन है, लीडर है, मास्टर नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया ये थ्योरी ऑफ स्टेट है, बट अगला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है भाई स्टेट जो है वो एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस है, बट अब सिटीजन्स का क्या रिलेशन है स्टेट के साथ, लोग कैसे रहेंगे। पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप जो है सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्यों दी, प्लेटो ने क्यों नहीं दी, सोचो एक सेकंड जरा, क्यों नहीं दी भाई? इसलिए नहीं दी क्योंकि जरूरत ही नहीं थी ना, सिटीजन्स के राइट का कहीं पे सवाल था क्या? फिलोसोफर किंग ही बना दिया तो सिटीजनशिप की जरूरत क्या रही भाई? किंग है वो, फादर है, अब जब वो फादर ही है तो वो तो बच्चे हो गए ना सब स्टेट वाले, तो उसके जो सिटीजन्स हैं, तो उन दोनों ने थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप दी नहीं, क्योंकि उनका इंडिविजुअल पे बिल्कुल फोकस ही नहीं था। उनका क्या था, सुप्रीम पावर स्टेट को दी थी उन्होंने। अब जब एरिस्टोटल पॉलिटी का कॉन्सेप्ट ला रहा है कि भाई स्टेट को क्या होना पड़ेगा, थोड़ा अकाउंटेबल होना पड़ेगा, तो ये लॉजिकल है कि नहीं है?
कंफ्यूज नहीं होना है भाई थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप प्लेटो ने दी थी कि किसने दी थी। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप कौन दे सकता है? जो स्टेट को थोड़ा अकाउंटेबल करेगा वो दे सकता है। कौन कर रहा है तीनों में से? एरिस्टोटल कर रहा है। वो दोनों तो सवाल भी नहीं उठा रहे स्टेट के ऊपर, तो कौन देगा? कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिटीजनशिप का मतलब है भाई सिटीजन के क्या रिलेशन होंगे स्टेट के साथ। ये क्वेश्चन सिर्फ तब आता है जो बंदा सिटीजन को थोड़ा बहुत पावर देगा, ठीक है। इसका मतलब एरिस्टोटल देगा। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर लाइक दैट। इस तरीके से समझना है एकदम साइंस की तरह। अब एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में कहता है भाई सिटीजनशिप जो है वो एक ड्यूटी है, लग्जरी नहीं है। क्या नहीं है? लग्जरी नहीं है, ड्यूटी है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो सारे स्टॉक होल्डर्स का वो मस्ट है, जरूर एक्टिव पार्टिसिपेट करना है उनको। और सिर्फ अडल्ट जो कि प्रॉपर्टी रखते हैं वही, उन्हीं को उन्होंने सिटीजनशिप दिया। क्यों दिया वो हम आगे देखेंगे। बट एरिस्टोटल 4 लोगों को एक्सक्लूड करता है सिटीजनशिप में से। कौन से 4 हैं? चिल्ड्रन, बट ऑब्वियस, ओल्ड मैन, वो कहता है भाई आराम करो, बहुत काम कर लिया, अब आराम करो, थक गए हो तुम। जो जिसके लिए एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज किया जाता है वह वुमेन को वो क्या कर देता है? एक्सक्लूड कर देता है। क्यों? क्योंकि वो फैमिली की इंस्टीट्यूशन पे बहुत फोकस करता है। एरिस्टोटल कहता है भाई फैमिली इंस्टीट्यूशन को बचाना बहुत जरूरी है। तो वुमेन जो है दे शुड टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड चोर्स। एरिस्टोटल का कहने का मतलब था वो घर के कामों में बहुत बिजी रहती हैं वुमेन, तो उनको सिटीजनशिप का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना चाहिए। और 1/4 जो कॉन्सेप्ट है वो उसने दिया स्लेव का, क्योंकि स्लेव्स हैं उनको भी अलग रखो, है ना। तो फिर स्लेव्स का क्या रोल है? इस रोल के लिए उसने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ स्लेवरी। एरिस्टोटल कहता है भाई जो स्लेवरी जो है वो यूजफुल भी है और नेचुरल भी है। क्यों है? क्योंकि वो कहता है कि स्लेव्स जो हैं दे लैक रीजन, उनके पास रीजन नहीं होता है, और वो जो बाई नेचर ही डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर। बस उनको कोई रोटी देने वाला, रोटी कपड़ा और मकान देने वाला मालिक चाहिए स्लेव को। इसलिए ये स्लेव्स के लिए भी गुड है कि उनको कोई क्या मिल जाए? मास्टर मिल जाए। स्लेव्स के लिए बढ़िया है एरिस्टोटल के अनुसार। और इससे क्या होगा? दोनों को विन विन सिचुएशन है। एरिस्टोटल कहता है कि मास्टर है उसको पार्टिसिपेशन का टाइम मिल जाएगा जो सिटी स्टेट के अफेयर्स हैं, जैसे लॉ मेकिंग, एडजुडिकेशन ऑफ लॉ। और जो स्लेव है उसको क्या मिल जाएगा? रोटी कपड़ा और मकान। और एरिस्टोटल यहां भी कहता है बट मान लो कोई स्लेव ने रीजन को डेवलप कर लिया, है ना, मैन ऑफ गोल्ड हो गया वो, तो क्या कर दो? स्लेव को फ्री कर दो भाई, जा तू, ठीक है, जा और सिटी स्टेट के अफेयर में क्या कर? पार्टिसिपेशन कर, मस्त रहे। आ गई ना बात समझ में? अब बात आती है कि भाई जो अडल्ट और जिनके पास प्रॉपर्टी है वही क्यों पार्टिसिपेट करें सिटी स्टेट अफेयर में? इसलिए जो प्लेटो की थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। इवन हम इसमें फैमिली भी ऐड कर सकते हैं। प्लेटो कहता है, सॉरी एरिस्टोटल कहता है कि प्रॉपर्टी और फैमिली हैं वो क्या है? सोर्स ऑफ वर्च्यू हैं। वो इंसान को रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि भाई जिसके बीवी बच्चे होंगे, जिसकी प्रॉपर्टी होगी, वो बंदा भाग के नहीं जाएगा कहीं पे, वो रेस्पॉन्सिबल आदमी होगा। एरिस्टोटल कहता है उल्टे पुल्टे काम नहीं करेगा जिसके बीवी बच्चे और प्रॉपर्टी होंगे वो, क्योंकि उनको उसको डर रहेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कंधों के ऊपर, मैं हर कुछ करूंगा तो उनके ऊपर दिक्कत आ जाएगी। एरिस्टोटल कहता है फैमिली और प्रॉपर्टी है वो सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी है, एक इंसान को स्टेबिलिटी प्रदान करती है वो दिमाग के अंदर। इसलिए जिस बंदे के पास ना फैमिली है ना प्रॉपर्टी है वो अनस्टेबल होगा, उस पर भरोसा नहीं कर सकते तुम, ये कहता है एरिस्टोटल। अब तीसरी जो चीज़ कहता है वो कहता है ये भी जो इंस्टीट्यूशन है वो एज ओल्ड है और टाइम टेस्टेड है, पूरे समय से चली आ रही है यार, सैकड़ों साल से इनको खत्म मत करो तुम। और यहाँ पे किसका क्रिटिसिज्म कर रहा है वो? प्लेटो का, क्योंकि प्लेटो क्या करता है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में इन दोनों को ही खत्म कर देता है। अब क्योंकि ये इन जो इंस्टीट्यूशन है इनकी यूटिलिटी को यूज करता है, इसलिए एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है? यूटिलिटेरियन भी कहा जाता है, कि भाई वो इन थ्योरी ये जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एज ए यूटिलिटी यूज कर रहा है वो। इन थ्योरीज को
सॉरी इन इंस्टीट्यूशंस को एज ए यूटिलिटी यूज कर रहे हैं ना वो, कि भाई क्योंकि उसको स्टेट को स्टेबल बनाना है इसलिए ये इंस्टीट्यूशन काम में ली जानी चाहिए, इसलिए इसकी ये जो अप्रोच है ये क्या यूटिलिटेरियन अप्रोच है उसका, उसके अंदर हमें असर दिखता है। एंड देन बट अरिस्टोटल साथ में कहता है कि भाई जो एक्सेसिव प्रॉपर्टी है वो लेकिन गलत है, प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल ओनरशिप होनी चाहिए और कलेक्टिव यूज होना चाहिए प्रॉपर्टी का, कि भाई इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी है बट अगर उसके पास ज़्यादा है तो वो दूसरों को दे दे और यूज जो है वो कलेक्टिव हो। अब जो जस्टिस है ये तीनों में कॉमन है, तीनों मानते हैं कि भाई जस्टिस होना चाहिए बट अलग अलग तरीके से मानते हैं। अब देखते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो किस चीज़ को जस्टिस बताता है। एरिस्टोटल जस्टिस को इक्वलिटी से रिलेट करता है। एक फेमस स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का, इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली बट इट इज इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली। एक जैसे लोग हैं उनको एक जैसा ट्रीट करो लेकिन अलग अलग लोगों को एक जैसा ट्रीट मत करो। और यही लोग कहते हैं ये मोर प्रैग्मेटिक भी है, क्योंकि सोसाइटी में आप सभी चीज़ें सब लोगों को नहीं दे सकते हो। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्या है, ये एक हिसाब से एरिस्टोटल की बात को ही तो मान रहे हैं कि भाई जो डिजर्व करता है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, मेरिटोक्रेसी जो है। और एरिस्टोटल यही बात बोल रहा है, मेरिटोक्रेसी ही है ये। जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो वो क्या है, मेरिटोक्रेटिक है कि नहीं है? कौन नहीं जाना चाहता आईएएस के अंदर? तो भाई सबको भेज दो लबासना, जिन जिन की इच्छा है उसको। तो फिर हर सिटी के अंदर लबासना खुलवाना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए मैन ऑफ गोल्ड जो है उसको यूपीएससी क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, मैन ऑफ कॉपर को नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो प्लेटो है, एरिस्टोटल वो कहता है कि भाई इक्वल है उनको एक जैसा ट्रीट करो, लेकिन जो इक्वल नहीं है उनको एक जैसा ट्रीट मत करो। ये प्रैग्मेटिक है, मतलब दिस वर्ल्डली है, ये अदर वर्ल्डली नहीं है। प्लेटो और सोक्रेटिस की तरह हवा में बातें नहीं कर रहा है, बोल रहा है भाई जमीन पे आ जाओ, है ना? जिसकी जो मेरिट है उसको उस मेरिट के बेसिस पे चीज़ें मिलनी चाहिए। अब एरिस्टोटल कह रहा है प्रपोर्शनेट इक्वलिटी, मतलब जो रिवार्ड है वो मेरिट के बराबर होना चाहिए। भाई जिसकी जो औकात है उसको उतना ही मिलना चाहिए, ये कहना है एरिस्टोटल का। ठीक है, और एरिस्टोटल इसके लिए कहता है कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, लाइक ये प्लेटो ने भी कहा था, इसीलिए एरिस्टोटल भी इस चीज़ को मानता है। मतलब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एरिस्टोटल भी मानता है क्योंकि मेरिट के अनुसार लोगों को उसका प्रोफेशन सब चीज़ें मिलनी चाहिए, और वही प्लेटो ने भी बोला था एक हिसाब से। तो यहाँ पे दोनों की थिंकिंग मैच होती है। अब अगर इनजस्टिस किया जाए तो यहाँ पे अरिस्टोटल क्या कर रहा है, क्योंकि प्लेटो की जो थ्योरी थी वो सही साबित नहीं हो रही थी, जो फिलोसोफर किंग है वो अपनी अथॉरिटी को गलत यूज कर रहे थे, इसलिए अरिस्टोटल जस्ट एज ए रिमाइंडर दे रहा है रूलर्स को कि भाई अगर तुम लोगों ने इनजस्टिस किया तो क्या होगा, इनजस्टिस किया तो रिवॉल्यूशन होगा। इसलिए वो देता है थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। एरिस्टोटल वो कहता है कि भाई इनइक्वालिटी, करप्शन और इनजस्टिस जो है वो किस चीज़ के रीज़न है, रिवॉल्यूशन के। तो भाई तुम बच के रहो, अच्छे से रूल करो ताकि रिवॉल्यूशन ना हो। सो ये हमने पढ़े क्लासिकल जो थिंकर हैं उनका एज ए ब्रीफ समरी, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे मैकियावेली को, बट उससे पहले वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैकियावेली, जॉन लॉक एंड जेएस मिल, ये अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले एक जस्ट ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर डायरेक्टली मैकियावेली से स्टार्ट कर सकें। भाई जो हिस्ट्री हम देखते हैं वेस्टर्न, तो शुरू के अंदर एज ऑफ सिटी स्टेट्स, जो कि प्लेटो, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस के टाइम का, एंशिएंट, इसको एंशिएंट ग्रीस कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ, एज ऑफ एम्पायर्स, मेडिवल एज, जिनको क्या कहा जाता है, डार्क एजेस भी, जहाँ पे क्या होगा, चर्च ने ओवरटेक कर लिया हर चीज़ को, एकदम चर्च की चली, उसके अलावा किन्हीं की नहीं। तो इसी के चलते क्या आया, थ्योरी ऑफ टू सोर्ड्स और डिवाइन राइट्स। टू सोर्ड्स का मतलब दो सुप्रीम, स्टेट भी और चर्च भी। अब दो सुप्रीम हो जाए तो क्या होता है, उनके बीच में क्लैश होता है और लड़ाई होती है। और डिवाइन राइट्स का मतलब होता है जो किंग है वो क्या है, सन ऑफ गॉड है वो।
अब भाई जो भगवान का बेटा है उसको कोई क्या कह सकता है, डिवाइन हो गया ना वो तो ये किंग के पास क्या है, डिवाइन राइट्स हैं किंग के पास। किंग किसी का कुछ भी कर सकता है, द किंग कैन नेवर बी रॉन्ग। अभी भी वो जो है मतलब ब्रिटेन के अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता है, जो राजा है कभी गलत नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो मेडिवल एज थी वहाँ पे आपको रिलीजन का एकदम भारी भरकम क्या मिलता है, रोल मिलता है स्टेट के अफेयर्स के अंदर। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हम देख सकते हैं, इंडियन इलेक्शन। ठीक है, जब रिलीजन टू मच अगर घुस जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है। एंड इसीलिए हम कोई भी ज़्यादा पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल स्कॉलर्स ये सब पढ़ेंगे नहीं मेडिवल एज के अंदर, इनको डार्क एज कहा जाता है। और क्योंकि जब रिलीजन ही है वो मतलब उसी के अंदर फिलोसॉफी, पॉलिटिकल फिलोसॉफी वही है, जो किंग राजा बोले वही सब कुछ है बस। तो देन देर इज नॉट मच थिंकर्स टू स्टडी। एंड देन हम जैसे हिस्ट्री में देखते हैं कि 30 ईयर्स ऑफ वॉर होता है, और 30 ईयर्स ऑफ वॉर के बाद में ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया होता है, जहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। इसका मतलब जो स्टेट है वो अब क्या नहीं है, वो चर्च के अंडर नहीं है भैया, चर्च के अंडर नहीं है। स्टेट क्या हो जाता है, पहले चर्च ऊपर था, स्टेट नीचे था। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के बाद में क्या हो गया, स्टेट ऊपर हो गया, चर्च नीचे हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, सोवरेन का मतलब क्या होता है, जैसे अपना भी सोवरेनिटी इज द फर्स्ट एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। अपना प्रीएम्बल क्या बोलता है इंडिया का, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सबसे पहला वर्ड कौन सा है, सोवरेन। तो जो नेशन स्टेट की पहली जो रिक्वायरमेंट है वो सोवरेन होना चाहिए, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं, स्टेट जो है दैट इज सुप्रीम। उसके बाद जो स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी आता है, उसके बाद कहा जाता है एज ऑफ नेशन स्टेट, जो कि मॉडर्न टाइम है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है। तो ये जो मेडिवल एज जो होती है, मेडिवल एज जो है वो डार्क एज है। अब उसके बाद का जो टाइम है, डार्क एजेस के बाद उसका टाइम है टाइम ऑफ एनलाइटनमेंट, जो आपने यूरोपियन रेनेसां का आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी जो आइडियाज आते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो आइडियाज हैं ये एनलाइटनमेंट और रेनेसां टाइम के आइडियाज हैं। तो अब जब रेनेसां का टाइम होता है, मेडिवल जो एजेस होते हैं वहां से बाहर निकल के आते हैं मॉडर्न एज में, तो वो ट्रांजिशन का जो फेज होता है, रेनेसां का फेज, वहां से थिंकर्स दोबारा स्टेट की अथॉरिटी, इंडिविजुअल का रिलेशन, इन सब पे चर्न करना स्टार्ट करते हैं और थ्योरीज आना स्टार्ट होती हैं। तो मैकियावेली जो है ही बिलोंग्स टू दिस चर्निंग फेज, है ना। इन लाइक इनडायरेक्टली मैंने मैकियावेली स्टार्ट भी कर दिया, क्योंकि किसी थिंकर को जानने से पहले उसका टाइम जानना जरूरी है। तो हमने जान लिया कि मैकियावेली का टाइम क्या है। मैकियावेली का टाइम है जो डार्क एजेस है, जहाँ पे चर्च सुप्रीम हुआ करता था, थ्योरी ऑफ टू सोर्स, डिवाइन राइट्स, राजा है वो भगवान का बच्चा है। वहां से लेके अब जब मैकियावेली को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैकियावेली क्या है, उस टाइम का सन है, उस टाइम का बच्चा है, जब क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, मॉडर्न नेशन स्टेट आएंगे कहाँ से, जो आपका डिवाइन राइट्स है वहाँ से। नेशन स्टेट में स्टेट क्या होगा, सोवरेन होगा, किंग के पास पावर नहीं होगी, स्टेट के पास पावर होगी, ठीक है। तो मैकियावेली के थॉट्स में हम क्या देखेंगे, कि ट्रांजिशन फेज देखेंगे। आई होप दैट यू लाइक्ड आवर लेक्चर। कल के लेक्चर में हम मैकियावेली, जॉन लॉक, जेएस मिल पढ़ेंगे। उससे अगला जो लेक्चर है उसके अंदर हम मार्क्स, ग्रामसी एंड हाना अरेंट को पढ़ेंगे। इफ यू लाइक आवर लेक्चर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ अदर्स। एंड आई होप दैट हमारे जो इनिशिएटिव हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो पॉलिटिकल साइंस इनिशिएटिव जो हमने लिया है, वो आपकी तैयारी के लिए बहुत मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू एस कुमार्स क्लासरूम। प्लीज टेक केयर, बाय बाय।